आज के इस लेक्चर में हम लोग स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का जो सेक्शन 8 और 9 है, इन दोनों सेक्शंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इन दोनों सेक्शंस में क्या डिफरेंस है वो सारे पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने इस लेक्चर को एंड तक देखना है, क्योंकि इस सेक्शन 8 और 9 में से ज़रूर क्वेश्चन आता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 8 और सेक्शन 9 ये दोनों सेक्शंस इमूवेबल प्रॉपर्टी की पोजेशन को रिकवर करने के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम लोग सेक्शन 8 को देखें तो सेक्शन 8 ओनरशिप के बारे में बात करता है कि अगर एक पर्सन है जो किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का ओनर है, ठीक है, लेकिन उस प्रॉपर्टी की पोजेशन उसके पास नहीं है, कब्ज़ा उसके पास नहीं है उस प्रॉपर्टी का, तो फिर वहाँ पे वो पर्सन उस इमूवेबल प्रॉपर्टी की पोजेशन को रिकवर करने के लिए सेक्शन 8 का सूट फाइल करता है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का। और प्रोसीजर सारा वही अडॉप्ट किया जाता है एक सूट फाइल करने के लिए, जो कि सीपीसी में बताया गया है एक सूट फाइल करने का। उसके बाद जो सेक्शन 9 है ये पोजेसर के बारे में बात करता है कि अगर किसी पर्सन के पास किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी की पोजेशन है, ठीक है, लेकिन वो पर्सन उस प्रॉपर्टी का ओनर नहीं है, लेकिन वो लीगली तौर पे उस प्रॉपर्टी की पोजेशन को होल्ड कर रहा है, और अगर कोई और पर्सन आके इस बंदे को इस प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस करता है, इस बंदे से इलीगली कब्ज़ा छीन लेता है उस इमूवेबल प्रॉपर्टी का, तो फिर ये पर्सन सेक्शन 9 का सूट फाइल कर सकता है और दोबारा उसी प्रॉपर्टी की पोजेशन जो है वो रिकवर कर सकता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल एक पर्सन एक रेंट के घर में रह रहा है। अब यहाँ पे इस बंदे के पास उस घर की पोजेशन है, लेकिन वो ओनर नहीं है उस घर का, और यहाँ पे इस बंदे को टेनेंट बोलेंगे और जो ओनर है उसको लैंडलॉर्ड बोलेंगे। तो यहाँ पे जो टेनेंट है वो टाइम टू टाइम अगर रेंट वगैरह भी पे कर रहा है लैंडलॉर्ड को, और जो भी इनके बीच कंट्रैक्ट हुआ है उस घर को लेके, वो सारी उस कंट्रैक्ट की कोई वायलेशन वगैरह भी नहीं कर रहा, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई थी वो सारी फुलफिल कर रहा है। लेकिन फिर भी जो लैंडलॉर्ड है, जो उस घर का ओनर है, वो अगर इस टेनेंट को कोई नोटिस दिए बगैर इसका सामान उठा के बाहर फेंक देता है विदाउट एनी रीज़न, तो यहाँ पे ये जो पर्सन है, जो टेनेंट है, इसके पास राइट है कि ये सेक्शन 9 का सूट फाइल कर सकता है और उस प्रॉपर्टी की पोजेशन को दोबारा से रिकवर कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो लैंडलॉर्ड है उसने इलीगली इस टेनेंट को डिस्पोजेस किया है उस प्रॉपर्टी में से। अब इलीगली डिस्पोजेस करने का मतलब यही होता है कि विदाउट एनी रीज़न जो लैंडलॉर्ड है उसने टेनेंट का सामान उठा के बाहर फेंक दिया है, कोर्ट से कोई आर्डर वगैरह नहीं लेके आया, लीगल प्रोसीजर अडॉप्ट किए बगैर उसको उसने डिस्पोजेस कर दिया उस प्रॉपर्टी से। अब जो अगला पॉइंट है सेक्शन 9 में दिया गया है, इसमें कह रहे हैं कि अगर एक पर्सन किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी की पोजेशन को रिकवर करने के लिए सूट फाइल करता है, और अगर ये बंदा साथ में अपना टाइटल भी इस्टेब्लिश करना चाहता है, मतलब ये कोर्ट को कहता है कि मैं ओनर भी हूँ और मैं प्रूव करना चाहता हूँ, तो फिर यहाँ पे जो सेक्शन 9 है ये इस पर्सन को बार नहीं करता। अब अगर सेक्शन 9 की एक्सेप्शन को हम लोग देखें तो कोई भी पर्सन फेडरल गवर्नमेंट या फिर प्रोविंशनल गवर्नमेंट के अगेंस्ट सेक्शन 9 का सूट फाइल नहीं कर सकता, चाहे प्रोविंशनल गवर्नमेंट ने या फिर फेडरल गवर्नमेंट ने इस बंदे को इलीगली किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस किया है, फिर भी इस पर्सन के पास कोई राइट नहीं है कि ये उस प्रॉपर्टी की पोजेशन को रिकवर करने के लिए फेडरल गवर्नमेंट या फिर प्रोविंशनल गवर्नमेंट के अगेंस्ट सूट फाइल करे। उसके बाद जो अगला पॉइंट बताया गया सेक्शन 9 में, इसमें कह रहे हैं कि अगर एक पर्सन ने किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी की पोजेशन को अगर रिकवर करने के लिए सेक्शन 9 का सूट फाइल किया है, तो वहाँ पे उस सूट में अगर कोर्ट ने कोई आर्डर पास की है या कोई डिक्री पास की है, तो इस आर्डर के अगेंस्ट ना तो हम लोग अपील फाइल कर सकते हैं, ना ही इस डिक्री के अगेंस्ट, और ना ही हम लोग रिव्यू फाइल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ माइंड में रखनी है कि जिधर अपील का राइट हमारे पास नहीं होता, वहाँ पे हमेशा रिवीजन की रेमेडी हमारे पास होती है। तो अगर सेक्शन 9 का सूट फाइल किया गया है और उसमें कोर्ट ने कोई आर्डर पास किया है, कोई डिक्री पास किया है, और उस आर्डर और डिक्री के अगेंस्ट अगर अपील लाई नहीं करती, ना ही रिव्यू लाई करता है, तो फिर वहाँ पे रिवीजन फाइल की जा सकती है। उसके बाद अगर सेक्शन 8 और सेक्शन 9 में जो डिफरेंस है उसको अगर हम लोग देखें,
तो सबसे जो फर्स्ट डिफरेंस है, सेक्शन 8 जो है वो ओनरशिप की बात करता है, वो ओनर की बात करता है, लेकिन अगर सेक्शन 9 की बात की जाए तो वो पोजेसर की बात करता है। सेक्शन 8 में जो प्लेंटिफ है वो ओनर होना चाहिए। अगर कोई पर्सन किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का ओनर है और उससे उस प्रॉपर्टी की पोजेशन छीन ली गई है तो फिर वहाँ पे वो सेक्शन 8 का सूट फाइल करेगा। लेकिन सेक्शन 9 में जो प्लेंटिफ है वो पोजेसर होना चाहिए। अगर इलीगली उसे उस प्रॉपर्टी से डिसपोजेस किया गया किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से, जिसकी पोजेशन तो लीगली उसके पास थी लेकिन वो ओनर नहीं था, तो फिर वहाँ पे वो सेक्शन 9 का सूट फाइल करेगा। उसके बाद अगर लिमिटेशन टाइम पीरियड की बात की जाए तो सेक्शन 8 का अगर हम लोगों ने सूट फाइल करना है तो उसका लिमिटेशन पीरियड जो है वो 12 साल है। 12 साल के अंदर अंदर कोई पर्सन जो कि ओनर है किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का और उसने पोजेशन रिकवर करनी है तो 12 साल के अंदर अंदर वो उस प्रॉपर्टी की पोजेशन को रिकवर कर सकता है। लेकिन अगर सेक्शन 9 की बात की जाए तो यहाँ पे जो लिमिटेशन पीरियड है वो 6 मंथ है। अगर किसी पर्सन को इलीगली किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से डिसपोजेस किया गया है तो उसके पास 6 माह का टाइम है, वो 6 माह के अंदर अंदर उस प्रॉपर्टी की पोजेशन को रिकवर कर सकता है। उसके बाद जो अगला डिफरेंस है, जब सेक्शन 8 का सूट फाइल किया जाता है तो सेक्शन 8 के साथ सेक्शन 42 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट भी ऐड किया जाता है जो कि डिक्लेरेशन ऑफ सूट से डील करता है, ठीक है। लेकिन अगर सेक्शन 9 की बात की जाए तो सेक्शन 9 का अगर सूट फाइल किया जाता है तो वहाँ पे कोई भी और सेक्शन ऐड नहीं होता। उसके बाद अगले डिफरेंस की बात की जाए तो सेक्शन 8 में हमें ओनरशिप प्रूव करने की ज़रूरत पड़ती है और अगर सेक्शन 9 की बात की जाए तो सेक्शन 9 में ओनरशिप प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं होती क्योंकि वहाँ पे जो प्लेंटिफ होता है वो पोजेसर होता है, ठीक है। तो वहाँ पे उसने अपनी पोजेशन को प्रूव करना है, उसने ये चीज़ प्रूव करनी है कि मैं लीगली इस प्रॉपर्टी की पोजेशन को होल्ड कर रहा था जो मुझसे छीनी गई है। उसके बाद अगले डिफरेंस की बात की जाए तो सेक्शन 8 का जो सूट है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी फाइल किया जा सकता है। जैसे अगर कोई पर्सन किसी प्रॉपर्टी का ओनर है, ठीक है, किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात की गई है तो वहाँ पे अगर जो गवर्नमेंट है वो उससे कब्ज़ा छीन लेती है उस बंदे से तो वो पर्सन गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी ये सूट फाइल कर सकता है और अपनी प्रॉपर्टी की पोजेशन को रिकवर कर सकता है। लेकिन अगर सेक्शन 9 की बात की जाए तो सेक्शन 9 में हम लोगों ने देखा है कि फेडरल गवर्नमेंट या फिर प्रोविंशनल गवर्नमेंट के अगेंस्ट सेक्शन 9 का सूट फाइल नहीं किया जा सकता क्योंकि यहाँ पे जो प्लेंटिफ है वो पोजेसर है, ठीक है, वो ओनर नहीं है। तो अगर तो ओनर है तो फिर गवर्नमेंट के अगेंस्ट किया जा सकता है और अगर पोजेसर है और चाहे गवर्नमेंट ने उसे इलीगली डिसपोजेस किया उस प्रॉपर्टी से तो फिर भी उसके पास कोई राइट नहीं है कि वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट सेक्शन 9 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सूट फाइल करे और उस इमूवेबल प्रॉपर्टी को प्रॉपर्टी की पोजेशन को रिकवर करने की कोशिश करे। उसके बाद अगर जो अगला डिफरेंस है उसकी बात की जाए तो सेक्शन 8 का जब सूट फाइल किया जाता है तो यहाँ पे समरी प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं किया जाता जो ट्रायल वगैरह कोर्ट चलाती है। अगर सेक्शन 9 की बात की जाए तो यहाँ पे समरी प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है और सेक्शन 9 के सूट को डिसाइड किया जाता है, इसमें डिक्री वगैरह पास की जाती है। होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया। थैंक यू सो मच।